हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो होप। बच्चों, मैं आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक फेनाइल कीटोन्यूरिया को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक डिसऑर्डर है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्रोफेसर फॉलिंग नाम के ये प्रोफेसर फॉलिंग थे, प्रोफेसर फॉलिंग, जिन्होंने 1934 में फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में बताया था बेटा। ठीक है, ये होता क्या है ये डिसऑर्डर? इट इज़ इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म, यानी इनबॉर्न पैदाशी प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर। इनबॉर्न एरर होती है, उसके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये उस बीमारी का नाम फेनाइल कीटोन्यूरिया, अभी बताएंगे इसके बारे में पूरा आगे। देखिए, ये इनबॉर्न आउटोसोमल मेटाबॉलिक रिसेसिव डिसऑर्डर कहलाता है बेटा। नाम देख लीजिए थोड़ा सा, इनबॉर्न आउटोसोमल मेटाबॉलिक रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी रिसेसिव जीन की वजह से हो रहा है। और दूसरी चीज़ आउटोसोमल है, ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था सिकल सेल वाले में। ऑटोसोमल का मतलब होता है ऑटोसोम, जो क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी में बेटा, 22 जोड़े क्रोमोसोम मेल फीमेल में आपको बता चुका हूँ पहले मैं, सेम होते हैं, उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है मेल फीमेल में, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर जो बाकी बचे 22 जोड़े क्रोमोसोम, उनमें किसी क्रोमोसोम में होने वाली प्रॉब्लम जो होती है वो सब ऑटोसोमल प्रॉब्लम होती हैं। तो ये क्रोमोसोम कौन से नंबर पर डिफेक्ट होता है? इसका क्रोमोसोम नंबर 12 इफेक्टेड होता है। इसमें भी बताऊंगा इसके बारे में आपको। तो इट इज़ इनबॉर्न आउटोसोमल मेटाबॉलिक रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम हो रही है, जिन बच्चों में, अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स, इसमें क्या कमी हो जाती है? एंजाइम, एक एंजाइम की कमी हो जाती है जिसका नाम है फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये बात याद रखना है। जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल मिलेंगे, जो बीमार हैं, जो पर्सन, उनकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम की कमी हो जाती है जिसको फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये डिफेक्ट हुआ किस वजह से? दिस डिफेक्ट इज डेवलप्ड ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इन जीन में सब्स्टिट्यूशन हुआ है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12। तो क्रोमोसोम नंबर 12 पर जो जीन है उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक्चुअली जो फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम 12 पर ही रहते हैं, उनमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल कंडीशन में हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए, फेनाइल एलेनिन एक अमीनो एसिड है जो फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन नाम के दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस लीवर में होती है बच्चों। ठीक है, तो फेनाइल एलेनिन जनरली कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। जिन लोगों की बॉडी में फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनता है, उनमें वो क्या काम करता है? वो लीवर के अंदर फेनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को एक दूसरे अमीनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब जिन लोगों की बॉडी में ये एंजाइम बनता ही नहीं है, मान लो, जनरली इसका काम होता है इसको इसमें बदलना। यानी फेनाइल एलेनिन जो अमीनो एसिड है बेटा, इस अमीनो एसिड को एक दूसरा अमीनो एसिड जो हमारा टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड है, इसमें कन्वर्ट करना लीवर में। ये मेन काम होता है किसका? एंजाइम का। कौन से वाले का? फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का। फेनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को टायरोसिन में बदलेगा लीवर में। लेकिन जिन लोगों में ये एंजाइम होता ही नहीं है, मान लो, जब ये एंजाइम है ही नहीं, तो फेनाइल एलेनिन टायरोसिन में तो बदलेगा नहीं, ये प्रोसेस तो बंद हो जाएगी। फिर क्या घटना घटेगी? फिर घटना ये घटने वाली है कि फेनाइल एलेनिन जब इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो लीवर में फेनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। वो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक डायग्राम शो कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ये स्ट्रक्चर बना है फेनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का, ये स्ट्रक्चर। ठीक, ये फेनाइल एलेनिन जो अमीनो एसिड है, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन नाम के दूसरे अमीनो एसिड, ये उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है टायरोसिन का। तो फेनाइल एलेनिन कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, जैसा मैंने अभी बताया आपको। और मैंने ये बात भी बताई कि जिन लोगों में ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है, उनकी बॉडी में फेनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है। और जब कन्वर्ट नहीं होता है, मान लो ये काम नहीं कर रहा है ये एंजाइम, तो ये फेनाइल एलेनिन अमीनो एसिड जो है, ये उस बंदे की बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। और जब ये फेनाइल एलेनिन उस मरीज की बॉडी में इकट्ठा होने जा रहा है, उस पर्सन की बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ये फेनाइल एलेनिन जो अमीनो एसिड है, अब ये तो बॉडी में इकट्ठा हो गया, इसमें तो कन्वर्ट हो नहीं पा रहा क्योंकि एंजाइम नहीं है बॉडी के अंदर। तो ये अब क्या करेगा? ये फेनाइल एलेनिन अमीनो एसिड जो होता है डिफेक्टिव एंजाइम,
यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम काम कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, उसका नाम है डिफेक्टिव एंजाइम। अभी समझाऊंगा डिफेक्टिव एंजाइम कैसे बना है। ये डिफेक्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में, डिफेक्टिव एंजाइम जो बनता है ड्यू टू म्यूटेशन, किसकी वजह से बनता है बेटा, याद रखो, म्यूटेशन। अभी समझाऊंगा म्यूटेशन कैसे हुआ था। ड्यू टू म्यूटेशन जो डिफेक्टिव एंजाइम होता है, ये दूसरा एंजाइम है, ये नहीं, ये भी एंजाइम है, लेकिन जब ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है जिन लोगों की बॉडी में, उसमें जो डिफेक्टिव एंजाइम होता है वो उस फेनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को जो इकट्ठा हो चुका है बॉडी के अंदर, क्योंकि वो टायरोसिन में नहीं बदल पा रहा है, तो ये जो इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा एकमुलेट हो जाता है फेनाइल एलेनिन अमीनो एसिड, ये डिफेक्टिव एंजाइम जो कि म्यूटेशन के जरिए डेवलप होता है। फेनाइल कीटोन, ये कीटोन बॉडीज हैं, ये मौजूद होती हैं जो टॉक्सिक नेचर की होती हैं, ठीक। तो जब जब ये फेनाइल एलेनिन एकमुलेट होगा ब्लड के अंदर, तो डिफेक्टिव एंजाइम, ये दूसरा एंजाइम है जो म्यूटेशन के जरिए डेवलप होता है बॉडी के अंदर, भी दिखाएंगे कैसे डेवलप होता है, वो इस फेनाइल एलेनिन को फेनाइल कीटोन बॉडीज में, और या हम कह सकते हैं फेनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये दोनों ही टॉक्सिक नेचर के होते हैं। जब ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये ब्लड वेसल के जरिए, यानी ब्लड के जरिए किडनी के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, यूरिन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब वर्ड देखिएगा, बीमारी का नाम क्या है, फेनाइल कीटोन्यूरिया। तो यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सेस फिनाइल कीटोन बॉडीज, फिनाइल कीटोन बॉडीज है ये, एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में, एक्सेस फिनाइल कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज कॉल्ड फेनाइल कीटोन्यूरिया। ये पॉइंट था, यानी एक्सेस अमाउंट में फिनाइल कीटोन बॉडी अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो उस बीमारी का नाम फेनाइल कीटोन्यूरिया है। कौन सी बॉडी इकट्ठे हो रही है, फेनाइल कीटोन बॉडी। तो एक्सेस फिनाइल कीटोन बॉडी इन यूरिन इज कॉल्ड फेनाइल कीटोन्यूरिया। अब आप समझ गए होंगे इसका नाम फेनाइल कीटोन्यूरिया क्यों रखा गया है, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए इसी में, समझा लीजिए, इट इज ए जेनेटिक प्रॉब्लम इन विच द बेबी बॉडीज कैन नॉट ब्रेक डाउन फेनाइल एलेनिन। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है बेटा, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें किसी भी बच्चे की, किसी भी बेबी की जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, इट कैन नॉट ब्रेक डाउन फेनाइल एलेनिन, वो फेनाइल एलेनिन को ब्रेक नहीं कर पाता, ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, तोड़ नहीं पाता है, ये बात बताई गई। अब ये थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जीन की, तो मैंने बताया ये क्रोमोसोम बनाया मैंने, ये क्रोमोसोम के अंदर आप जानते हैं डीएनए मौजूद होता है बच्चों, उन डीएनए में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, वो जीन होते हैं। ये एक छोटा सा जीन का सेगमेंट दिखाया गया है, जैसे एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए होता है, ये मान लो ये डीएनए है पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर, छोटा सा सेगमेंट, बहुत छोटा सेगमेंट्स, वो जीन कहलाता है। तो ये मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, क्रोमोसोम पे मान लो कोई जीन मौजूद है डीएनए के अंदर, ये डीएनए का छोटा सा पोर्शन मैंने लिया, इसमें ये जीन दिखाया गया, जो डिफेक्ट जहाँ हो रहा है वो दिखाऊंगा आपको। इस जीन को दिखाना है मुझे, ये वाले जीन वाले पोर्शन को, इस जीन वाले पोर्शन का ये वाला पोर्शन काट के दिखा रहा हूँ, इसको देखिए यहाँ, इस पोर्शन को काट के मैंने यहाँ दिखा दिया। अब इसमें आप जानते हैं डीएनए का सीक्वेंस थोड़ा सा लिया है, जीन का सीक्वेंस यहाँ लिया है मैंने। जीन में नाइट्रोजन बेसेस लगे होते हैं, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है पहले डीएनए वाला चैप्टर, डीएनए वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है डीएनए का, जिन्होंने नहीं देखा बेटा एक बार डीएनए देख लेना, समझ में आ जाएगा नाइट्रोजन बेसिस के बारे में, ATCG ये पढ़ चुके हैं आप लोग, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो ये देखिए यहाँ पर ये सीक्वेंस बनी है ACCGC, ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं। ये मैंने एक छोटी सीक्वेंस को ले ली ACCGG। अब इसके जो एंटी कोडान होते हैं, जो दूसरे नाइट्रोजन बेस है, A के साथ T, C के साथ G, आप जानते हैं C के साथ G के साथ C, G के साथ C, ऐसे लग जाते हैं नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के अपोजिट। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है जीन की, ये इस जीन की नॉर्मल कंडीशन है जो हमको दिखाई दे रही है। होता क्या है, जब म्यूटेशन की प्रॉब्लम होती है, म्यूटेशन हो जाता है किसी कारण बॉडी के अंदर, तो सीक्वेंस यहाँ कहीं भी सीक्वेंस में चेंज आता है। जैसे ये था हमारा ACCGG, ये था, तो यहाँ पे जब कोई म्यूटेशन अगर हो रहा है जिसकी वजह से सीक्वेंस चेंज कैसे होगी, ACC की जगह यहाँ T आ गया मान लो, और GG वैसी है, जब यहाँ T है तो इसके अपोजिट A आएगा। तो ये जो सीक्वेंस हमको दिखाई दे रही है, ये वाली सीक्वेंस, ये एक्चुअली ये लिख दिया डिफेक्टिव जीन हो गया, ये डिफेक्टिव जीन की वजह से हो रही है, डिफेक्टिव जीन है ये, ठीक है। ये इस सीक्वेंस में कोई डिफेक्टिव जीन आ गया है। अब ये डिफेक्टिव जीन मौजूद है, अब डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कौन लेके जाता है, mRNA को पहुंचती है इन्फॉर्मेशन। mRNA को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, mRNA ही तो क्या करते हैं, mRNA मैसेंजर RNA होते हैं, वो डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके प्रोटीन तेज के लिए, प्रोटीन तेज की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, आगे मैसेज लेके जाते हैं। अब यहाँ जीन ऑलरेडी डिफेक्टेड था, तो mRNA पे देखिए डिफेक्टेड जीन ये T, ये आ गया। अब ये जो जीन पहुँच चुका है,
अब ये डिफेक्टिव जीन पहुंच चुका है, ध्यान रखिएगा। अब ये mRNA कहाँ लगे होते हैं, ये mRNA, इसको देखिए, ये mRNA है और ये राइबोसोम है बेटा। ये प्रोटीन सिंथेसिस वाला छोटा सा पोर्शन मैंने दिखाया है बना के आपको। तो यहाँ राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट दिखाई गई है। ये mRNA चूँकि DNA से इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, अब ये इन्फॉर्मेशन ही गलत आ रही है, डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन आ रही है, T आया है, तो इसके साथ जो दूसरा प्रोटीन बनेगा वो डिफेक्टिव होगा। अब ये डिफेक्टिव प्रोटीन कैसे बताइए, बहुत सारे अमीनो एसिड जरूरत रहते हैं, छोटे छोटे ये स्पॉट मैंने बना के दिखाए, ये बहुत से अमीनो एसिड हैं, और अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है बेटा, और एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एंजाइम जो होगा ये क्योंकि डिफेक्टिव जीन की वजह से बना है, ये डिफेक्टिव एंजाइम कहलाएगा। इस तरह से ये एंजाइम डिफेक्टिव एंजाइम डेवलप हो जाते हैं, और डिफेक्टिव एंजाइम एक बार बन जाते हैं बॉडी के अंदर तो क्या करते हैं वो डिफेक्टिव एंजाइम, फेनाइल एलेनिन जो हमारी बॉडी में एकमुलेट हो गया था किसी मरीज की बॉडी में, उसको फेनाइल कीटोन या फेनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है। जब इसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो ये ब्लड के जरिए किडनी से होता हुआ एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू। तो यूरिन की अगर जांच कराई जाए तो उसमें फिनाइल कीटोन नजर आएगा। इसीलिए मैंने डेफिनेशन आपको समझाई थी, द एक्सेस फिनाइल कीटोन बॉडी इन द यूरिन इज नोन एज फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आप इधर देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी के, फिनाइल कीटोन्यूरिया के क्या सिम्टम्स हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला नंबर 1, अगर ये प्रॉब्लम जब डेवलप होती है, ये वाली प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताई डेवलप होती है, जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में जमा होने लगते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है बेटा, ठीक है, नर्वस सिस्टम पे और हमारे ब्रेन पे पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन, यानी दिमागी रूप से बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो बच्चा दिमागी रूप से परेशान होगा, ठीक है। तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, एक तो ये हो गया। दूसरा है बेटा जर्की मूवमेंट्स, यानी उस बच्चे को ऐसे ऐसे झटके लगेंगे उस बच्चे को, ठीक है। तो जर्की मूवमेंट्स या हिंदी में जिसको हम बोलते हैं बेटा झटके लगते हैं उस बच्चे को अचानक से। बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकता है, उसके व्यवहार में प्रॉब्लम आ सकता है उस बच्चे के। स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन रैशेस, बिहेवियर प्रॉब्लम, स्किन पर रैशेस निकल सकते हैं, स्किन में छोटे छोटे दाने से निकलना, ये रैशेस हो जाए वो दिखाई देते हैं। स्किन बहुत लाइट कलर की हो जाती है, स्किन लाइट हो जाती है, हेयर लाइट कलर की हो जाती है, आइज़ तो लाइटर स्किन, हेयर एंड लाइट कलर, आइज़ कलर, आइज़ का, हेयर का, स्किन का कलर बहुत लाइट हो जाता है उस बच्चे की उस प्रॉब्लम के दौरान। और ये लिखा है बेटा, एक वर्ड यूज लगा हुआ है यहाँ पर, ये हम बता रहे हैं, ये मस्टी ऑर्डर, एक वर्ड है मस्टी ऑर्डर। मस्टी ऑर्डर का मतलब होता है मुंह से आने वाली बदबू, माउथ के जरिए आने वाली बदबू, जो हम बोलते हैं हमारी सांसों में जो बदबू आती है, अगर सुबह सुबह उठ के ब्रश ना करें तो एक स्पेशल टाइप की रात भर में जो बासी मुंह हो जाता है उसमें एक बदबू सी आने लगती है, उसकी बात कर रहा हूँ। एक मस्टी ऑर्डर इन द ब्रेथ, सांस में एक मस्टी ऑर्डर, एक बासीपन की बदबू आने लगेगी, ठीक है। स्किन से भी ऐसी बदबू आएगी और यूरिन में भी ऐसी बदबू आएगी। तो मस्टी ऑर्डर इन ब्रेथ, सांस में ऐसी बदबू होगी माउथ के जरिए से, स्किन में और यूरिन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ध्यान रखिएगा। कॉजेस, क्या कारण है, किस कारण होती है प्रॉब्लम, अब देखिए। इट इज कॉज ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट म्यूटेशन इन द जीन। ये बीमारी क्यों होती है, मैंने बोला आपको ड्यू टू म्यूटेशन, ये म्यूटेशन तो हुआ था ये जीन में, अच्छी खासी सीक्वेंस चल रही थी डीएनए की, बीच में कोई एक दूसरा जीन आ गया, घुसपैठिया जीन कहते हैं इसे हम, या अचानक से घुसाया बीच में और इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, सब सीक्वेंस चेंज कर दी आगे की, प्रोटीन भी डिस्टर्ब हो गई। तो ये सब बताया था, पॉइंट म्यूटेशन के जरिए होने वाली बीमार प्रॉब्लम है ये। तो कॉजेस क्या होंगे इसका, इट इज कॉज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन इन द जीन। तो जीन में पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और इट इज इनहेरिटेड डिजीज, इनहेरिटेड डिजीज है, यानी इनहेरिट होती है, माँ बाप से बच्चों में जा सकती है बीमारी। अभी मैं आपको इस चार्ट के जरिए समझाऊंगा कैसे जाती है, ठीक है। इनहेरिटेड डिजीज होती है। इट इज एन आउटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स, ये मैंने आपको बताया, आउटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स वही 22 जोड़े क्रोमोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं जो मेल फीमेल में सेम होते हैं, उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। और उनमें जो रिसेसिव जीन होते हैं, रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, उनकी वजह से ये बीमारी आगे ट्रांसफर होती है। तो इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है, इसके कारण होती है। इसमें कहानी ये बताई गई है कि बोथ द पेरेंट्स मस्ट हैव डिफेक्टिव जीन, ये बीमारी को पेरेंट्स से उनके बच्चों में पहुंचाया जा सकता है, वैसे नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन अगर पहुंचाया जाए तो कैसे पहुंचेगी वो समझ लें। ये एक मैंने चार्ट बनाया है बेटा, ये एलील दिखाए गए हैं, ये हेटेरोजाइगस कैरियर दिखाए गए हैं दोनों, एक जीन नॉर्मल है,
और एक ये रिसेसिव जीन है जो डिजीज़ कॉज करेगा। ऐसे ये नॉर्मल जीन है और ये रिसेसिव जीन है, ये मेल और ये फीमेल ऐसे मान लीजिए। तो ये दिखाया गया, इसके चेकर बोर्ड हम पहले भी आपको बनवा चुके हैं इस तरह के। तो जब ये वाले नॉर्मल जीन आपस में क्रॉस करते हैं तो नॉर्मल चाइल्ड डेवलप होगा, और ये नॉर्मल चाइल्ड जब ये रिसेसिव जीन के साथ में एक साथ आ जाता है तो ये कैरियर डेवलप होते हैं। आपको मालूम है, बताया था मैंने कई बार क्लास में। और ये जीन फिर नॉर्मल वाला इससे रिसेसिव के साथ आ जाएगा, फिर कैरियर डेवलप होगा। और जब ये दोनों ही एलील, ये देखिए दोनों ही जीन, ये वाले ये और ये रिसेसिव जीन, ये बीमारी के जीन, ठीक है, जब दोनों ही एक साथ आ जाते हैं दोनों रिसेसिव जीन, तो ये कहानी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ये वाला जो चाइल्ड होगा, दिस पेयर कॉज डिजीज, ये डिफेक्टिव बच्चा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये ट्रांसफ़र होता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि दोनों पेरेंट्स में जीन होना ज़रूरी है, तभी ये बीमारी पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाएगी, जब दोनों के दोनों में जीन मौजूद होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और एक कारण क्या हो सकता है, ये लिखा है सीजर्स। सीजर्स का मतलब ये होता है जैसे इलेक्ट्रिक शॉक की तरह, जैसे होता नहीं है एकदम दिमाग में इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं तो इंसान का जो मानसिक संतुलन सही करने के लिए, तो सीजर्स दौरा टाइप का जैसे झटके पड़ते हैं, जैसे कोई स्पेशल टाइप की इफेक्ट आते हैं बच्चों को, ठीक है, हाँ, फिट्स टाइप के जो होते हैं ना, वो वाली स्थिति हो जाती है। अब ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी डेवलप होती है, ध्यान रखिएगा। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाए बच्चों, इसके लिए बताया गया है लो प्रोटीन या लो फिनाइल एलेनिन डाइट लेना चाहिए, ये इसका ट्रीटमेंट है। ऐसी खुराक लीजिए, ऐसी डाइट लीजिए जिसमें फिनाइल एलेनिन उस डाइट में बहुत कम हो, तो ये इसका पहला ट्रीटमेंट मान जाता है। दूसरा, नो फिनाइल एलेनिन फार्मूला सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोटीन डाइट, कोई भी ऐसी प्रोटीन डाइट नहीं लेना है जिसमें सिंथेटिक फिनाइल एलेनिन फार्मूला ऐड हो, वो कतई नहीं लेना है। तो आपको फिनाइल एलेनिन डाइट तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। और अच्छा एक पॉइंट ये है कि मेडिकल इश्यू देखिए यहाँ पर, ये पॉलिनजिक नाम का एक इंजेक्शन होता है बेटा, जिसको अंडर स्किन के नीचे दिया जाता है, डेली इंजेक्शन लगाए जाते हैं। डेट इंजेक्शन ब्रेक डाउन फिनाइल एलेनिन, जो फिनाइल एलेनिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं आसानी से। तो कितनी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की, आपने देखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है आपको, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।